SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ BSNL सेवा परिवार आज हमारे बीच है। और अभी हाल ही में देखा जाए तो चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई है और परिवार एकजुट हुआ है। तो मैं जानना चाहूंगा कि हमारे बीच में BSNL सेवा के जो है जनरल सेक्रेटरी एनडी राम जी हमारे बीच हैं, तो उनसे जानना चाहूंगा सबसे पहले क्या प्रक्रिया हुई और किस किस तरीके से इस परिवार को एक जगह इकट्ठा किया गया, क्या कहेंगे एनडी राम जी? धन्यवाद गौतम जी और पीपल जी, आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी बात को रखने के लिए यहाँ पे आए हैं। अभी हाल फिलहाल में ही 7 अक्टूबर को हमारा 7 और 8 अक्टूबर को जनरल बॉडी मीटिंग हुआ था, जिसमें 7 तारीख को ओपन सेशन हुआ और 8 तारीख को हमारा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ। जनरल बॉडी मीटिंग कहते हैं इसको। इसमें हमारा जो एसोसिएशन का टेन्योर है 3 इयर्स है। 3 इयर्स के बाद हमारा इलेक्शन होता है और इलेक्शन हमारा BSNL का जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल हेडक्वार्टर BSNL कॉर्पोरेट ऑफिस वो करवाता है। वो ऑब्जर्वर एंड रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करते हैं और रिटर्निंग ऑफिसर ऑब्जर्वर के देख रेख में इलेक्शन होता है। इसमें हमारे पूरे ऑल इंडिया से लोग आते हैं, डेलीगेट इलेक्ट होके आते हैं। पहले वहाँ डेलीगेट इलेक्ट होते हैं अपने SSS में, डिस्ट्रिक्ट्स में, और वो डेलीगेट यहाँ आते हैं, डेलीगेट ही वोट डालते हैं। तो इस तरह से इलेक्शन हमारा 8 तारीख को हुआ, जनरल बॉडी मीटिंग हुआ, 6th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ। इसमें जो न्यू गवर्निंग बॉडी का इलेक्शन हुआ, यानी कि सेंट्रल हेडक्वार्टर की बॉडी का जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में मैं 4थी बार जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ हूं। और सबसे अच्छी बात इसमें ये रही है कि इस बार का इलेक्शन सर्वसम्मति से संपन्न हुआ है, यूनिवर्सली संपन्न हुआ है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ऑफिशियल ऑब्जर्वर रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं इलेक्शन कराने के लिए। हमारे हर बार सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होता था, लेकिन इस बार सभी लोगों ने एक मत से, एक आवाज़ में सर्वसम्मति से बॉडी का गठन किया, जिसमें मैं 4थी बार जनरल सेक्रेटरी बना। और इसमें हमारे एस टाइटसम जी हैं जो कि ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हमारे बने हैं, और ये पनीर सेल्वम जी हैं, ये हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं, और हमारे नेशनल चीफ एडवाइज़र PN पेरुमल जी हैं, और उसमें सतवीर सिंह जी, ये हमारे AGS असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल, ये हैं। तो इसमें अभी इस 8 तारीख को हमारा एक यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं जी, जो न्यूली इलेक्टेड गवर्निंग बॉडी है, उस गवर्निंग बॉडी का मीटिंग हुआ, जिसको हम CH की गवर्निंग बॉडी मीटिंग बोलते हैं। 28 CH की गवर्निंग बॉडी मीटिंग हुआ। इससे पहले 7 तारीख को BSNL मैनेजमेंट के साथ हमारा एजेंडा मीटिंग हुआ, क्वार्टरली मीटिंग जिसको कहते हैं। एक जो भारत सरकार के द्वारा दिया गया एक फैसिलिटी है एसोसिएशन का, क्वार्टरली मीटिंग का, एजेंडा मीटिंग का। तो उस एजेंडे में हम लोगों ने सारे इश्यूज जो हैं, मेन इशू BSNL के, वो डिस्कस किए। और वो मीटिंग जो होती है वो डायरेक्टर HR के प्रेसिडेंटशिप में होती है, चेयरमैनशिप में होती है। BSNL हेडक्वार्टर जो हमारा यहाँ BSNL भवन है उसमें, तो उसमें सभी बहुत सीनियर सभी GMs होते हैं, जिस सेक्शन से रिलेटेड इशू होता है वो वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। और हमारे CH की गवर्निंग बॉडी जो न्यूली इलेक्टेड हैं, ये लोग वहाँ पे सभी थे। तो 7 तारीख को वहाँ सभी करीब 23 मुद्दे हमारे थे, सभी मुद्दों पे डिस्कशन हुआ और प्रशासन ने उस पर जवाब दिया। हमें अभी मिनट्स भी इशू होने वाले हैं। और नेक्स्ट डे 8 तारीख को, 8 दिसंबर को हम इस CH की गवर्निंग बॉडी मीटिंग यहाँ पे किए। उसमें हम लोगों ने अपना रिव्यू मीटिंग किया कि आगे जो मैनेजमेंट से जो मीटिंग हुई उस पर आगे हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, जो हमारे ग्रीवांस हैं BSNL एम्प्लॉइज के SC/ST के जो ग्रीवांस है उसको कैसे टैकल करना है, तो उस पर हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया। हम लोग मीटिंग से पहले एक नोटिस इशू करते हैं, नोटिस में कुछ मुद्दे जो अहम होते हैं डालते हैं, उस पर डिस्कशन हुआ और स्ट्रेटेजी हम लोगों ने डिसाइड किया कि डिस्कस किया कि आगे कैसे करेंगे इसमें। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया है। और इसके बाद जो कुछ फॉर्मेलिटी होती है सब पेपर वगैरह सबमिट करने का, वो सब हम लोगों ने किया और कुछ रह गया वो कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने एसोसिएशन को आगे ले जाते हैं। हमारी जो सेंट्रल बॉडी है, यह CH की गवर्निंग बॉडी, इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी जगह से लोगों को ले। दिल्ली चूँकि हेडक्वार्टर है तो यहाँ से कुछ ज़्यादा लोग रहते हैं,
लेकिन कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेटिव और सर्कलों से, जैसे ये हमारे कन्याकुमारी से बिलोंग करते हैं नेशनल प्रेसिडेंट, ये हमारे सेलम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, उसी तरह से अब दिल्ली से हमारे सतवीर सिंह जी हैं, हमारा यूपी मेरठ से भी ऑफिस बेरर हैं, हम अहमदाबाद से हैं, हमारा राजस्थान से जयपुर से हैं, तो सभी इस तरह से बॉम्बे से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, तेलंगाना से हैं, कर्नाटक से है, केरला से है, सभी जगह से हमारे जो गवर्निंग बॉडी के लोग हैं, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी उसमें लोग रहते हैं। तो इस तरह से हम सभी मिल करके ये काम करते हैं। अच्छा एनडी राम जी, जिस तरीके से देखा जाए अभी निजीकरण वाला मामला चल रहा है और निजीकरण से सभी प्रशासनिक जो है लोग जूझ रहे हैं, क्या आपको भी उसका डर सता रहा है, बीएसएनएल सेवा को भी? देखिए ये बहुत ही सीरियस इशू है गौतम जी, आप जो इस सवाल को जो उठा रहे हैं बहुत ही अहम सवाल है, और ये मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है कि ये एक एक देश के कोने कोने में आवाज़ उठनी चाहिए कि जो निजीकरण है, निजीकरण से खतरा सिर्फ हमें ही नहीं है, निजीकरण से खतरा हमारे पूरे समाज को है, हमारा पूरा समाज ही खतरे में है। देखिए जब मैं इस डिपार्टमेंट में आया था उस समय डिपार्टमेंट ये भारत सरकार का विभाग था, संचार विभाग, संचार मंत्रालय तो अभी भी है, लेकिन हम लोग प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भारत सरकार के एम्प्लॉय थे। लेकिन उसके कुछ साल बाद ही 2000 में इसका निगमीकरण कर दिया गया। अब हम निगम में काम कर रहे हैं, बीएसएनएल एक कॉरपोरेशन बन गया, भारत संचार निगम लिमिटेड, जबकि हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था दूर संचार विभाग में। अब देखिए आज की स्थिति ऐसी बन गई है कि अभी पिछले करीब 1.5 सालों से बीएसएनएल के अंदर एक वीआरएस आया, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम आया, उसमें करीब 80,000 लोग बीएसएनएल से निकल गए, और उसके बाद यहाँ पे स्थिति बहुत ही और ख़राब हो गई। हमारी सैलरी नहीं मिल रही थी, सैलरी करीब 1 से 2 महीने पीछे हमें सैलरी मिल रही थी, तो त्राही मचा हुआ था यहाँ पे बीएसएनएल के अंदर में। हम लोग उसको बहुत झेले, लेकिन अभी बीएसएनएल मैनेजमेंट ने अभी इनिशिएटिव लिया, और क्यों लिया कि अभी हमारे बीएसएनएल के अंदर जितनी यूनियन एसोसिएशन है सबका एक जॉइंट फोरम बना है AUAB, उसके माध्यम से हम लोगों ने टेकअप किया, मैनेजमेंट इस चीज़ को समझा, तो अभी रेगुलराइज हो गया ऑलमोस्ट सैलरी। लेकिन और भी अभी इशूज और भी हमारे जो हमारे बेनिफिट्स हैं वो डिलेड हैं। तो निजीकरण की बात है, निजीकरण हमारे लिए बहुत थ्रेट है। मैं ये खुलेआम ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर हम यहाँ पे हैं तो बाबा साहब के बदौलत हैं, और जो बाबा साहब ने भारतीय संविधान के माध्यम से प्रोविज़न किया है, जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया है, उसके कारण से है। और निजीकरण में, प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, वहाँ रिजर्वेशन तो लागू नहीं होता। आज हम जब यहाँ पे हैं, जो 15% SC के लिए और 7.5% ST के लिए रिजर्वेशन है, उसके कारण यहाँ पे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर सोसाइटी। लेकिन जब निजीकरण हो जाएगा, प्राइवेटाइज हो जाएगा, तो वहाँ रिजर्वेशन तो होगा ही नहीं, तो आगे फ्यूचर में तो कोई आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनको वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलना ही नहीं है। तो इस तरह से हमारे लिए खतरा, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए खतरा है। हम लोग तो आ गए, लेकिन हम इसी चिंता में डूबे रहते हैं कि हमारे बाद वाले लोग, हमारा नेक्स्ट जनरेशन, वो कहाँ जाएगा। जब पूरा सब जगह निजीकरण हो रहा है तो कहाँ जाएगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि निजीकरण में भी रिजर्वेशन हो, निजीकरण में रिजर्वेशन जरूरी है, मस्ट है। देयर मस्ट बी रिजर्वेशन इन प्राइवेटाइजेशन ऑल्सो, देन ओनली आवर सोसाइटी कैन सर्वाइव इन द कंट्री। एनडी राम जी, जिस तरीके से देखा जाए और प्राइवेट कंपनियां दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही हैं कहीं ना कहीं अपने नेटवर्क को लेकर, क्या बीएसएनएल सेवा या बीएसएनएल या एमटीएनएल कंपनियां भी 4G या 5G पे काम कर रही हैं, जो आने वाले समय में लोग जो है टकटकी लगाए बैठेंगे, किस तरीके से हम जो है बीएसएनएल या एमटीएनएल सेवा से जुड़े? हाँ देखिए, जहाँ तक 4G की बात है तो बीएसएनएल के अंदर काम हो रहा है, और काम बहुत ही तेज़ी से काम हो रहा है। अभी पिछले महीने 24 नवंबर को ही हम लोग का जो एक संयुक्त मोर्चा है, जो हमारे बीएसएनएल में इशूज़ हैं, जिसमें कि सबसे अहम मुद्दा है 4G की सर्विसेज जल्दी से जल्दी लॉन्च हो, और भी हमारा 3rd PRC का इशू है, यानी कि जो वेतन आयोग है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों को 7वें वेतन आयोग मिल गया, हम चूँकि अब भारत सरकार में नहीं है, हम
कॉरपोरेशन में है, तो हमारा जो कमीशन गवर्नमेंट अनाउंस करती है वो सीधा सीधा लागू नहीं होता। यहाँ चूँकि हमें IDA स्केल है, वहाँ पे उनको सेंट्रल स्केल है, CDA स्केल है, तो हमें बाद में नेगोशिएशन से और जो प्रक्रिया है उससे हमारा पे रिवीजन होता है, स्केल चेंज होता है, तो नहीं हुआ। तो ये 2 मुद्दे थे। और भी मुद्दा है, टावर का मुद्दा है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, स्केल के मुद्दे हैं, एम्प्लॉय के स्केल के मुद्दे हैं। इसी तरह से अभी आप सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे रिजर्वेशन है प्रमोशन को लेकर, और 156 पेज का जजमेंट दिया गया था और वो DOPT ने आज तक लागू नहीं किया। क्या कारण रहा? और आप उसमें पहली पार्टी थे। देखिए, जहाँ तक इस जजमेंट का इशू है, हमारा ये ऐसा मानना है और ये ऐसा हम लोग महसूस करते हैं और ये अनुभव भी है कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं, इंडिया की सच्चाई को, भारत की सच्चाई को वो स्वीकार नहीं करते। और ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट होता है वहाँ जाके हमें दिक्कत होती है। अच्छे नियम बन जाते हैं, अच्छे कानून बन जाते हैं, अच्छे जजमेंट आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, जहाँ लागू करने की बात होती है, तो वहाँ जो लागू करने वाले जो लोग हैं उनकी जो नीयत है ठीक नहीं है। उनकी नीयत हमारे समाज के बिल्कुल खिलाफ है और हमारे खिलाफ, समाज के खिलाफ ही वो सोचते रहते हैं। नियम कानून रहने के बावजूद भी, जो जजमेंट रहने के बावजूद भी वो चीज़ लागू नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ हमारे लोग नहीं हैं, जो टॉप लेवल पे हमारे नहीं हैं। और ये सब आप समझ सकते हैं कि अभी जो हम रिजर्वेशन जिसको कहते हैं, एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन, हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कहाँ तक हमारा है? रिप्रेजेंटेशन जो है एक क्लास 1 के लोअर लेवल होता है, क्लास 1 लोअर लेवल है, वहाँ तक ही रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके आगे नहीं होता है। तो उसके और इम्प्लीमेंटेशन कौन कराता है? तो जो टॉप लेवल पे जो बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, तो वहाँ जो चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए, हमारा कोई आदमी नहीं है। अच्छा एंटी राम जी, ऐसा नहीं लगता कि जो निजीकरण और निगमीकरण का जो मैटर चल रहा है वो आरक्षण खत्म करने के बाद चल रही हो? पीपल साहब, आप ये बहुत ही अहम बात कर रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूं कि चाहे निगमीकरण हो, भारत सरकार के विभाग को उपक्रम बनाने की बात हो, निगम बनाने की बात हो या प्राइवेटाइजेशन की बात हो, ये प्राइवेट करने का, भारत सरकार के विभाग को प्राइवेट करने का पहला स्टेप जो है वो निगमीकरण है। उसको भारत सरकार का उपक्रम बनाओ। उसमें क्या है, बहुत सारी फैसिलिटी वो नहीं मिलती जो भारत सरकार में मिलता है, और उसके बाद दूसरी कड़ी में, दूसरे पायदान में इसको प्राइवेट करने का है, क्योंकि सीधा सीधा कोई भी इसको प्राइवेट नहीं कर सकता, तो इसलिए किया जाता है। तो मेरा ये मानना है और हमारे पूरे संगठन का भी मानना है और हमारे समाज का भी मानना है कि ये कहीं ना कहीं गलत मानसिकता का परिणाम है कि भारत सरकार की जो विभाग हैं उसको निगमीकरण किया जाए, उसको भारत सरकार का उपक्रम बनाया जाए और बाद में प्राइवेटाइज किया जाए, ताकि रिजर्वेशन ना दिया जा सके। प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन नहीं है, उपक्रम तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद का जो प्रक्रिया है जो प्राइवेट बनाने का, वहाँ है नहीं, तो हम वही पीछे 5000 साल पीछे चले जाएंगे। आज रिजर्वेशन के माध्यम से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो रहेगा ही नहीं तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन कहाँ जाएगा? फिर पीछे 5000 साल पुरानी दुनिया में चला जाएगा। तो ये सच्चाई है। नेक्स्ट जो है, अभी नवनिर्मित जो हमारे बीच प्रेसिडेंट साहब हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे क्या विचार हैं BSNL सेवा को लेके, क्या कहेंगे? My name is Titus. I am president of Seva CHQ. Our association is Seva BSNL is association is the vital association BSNL department. We are safeguarding around 25,000 members in BSNL for all rights of our SC/ST employees and officers. We are taking very care of all our members. Our association throughout India, it is running very good. Moreover, our rights are safeguarded.
we are having such a meeting with the management in every quarterly for addressing our issues. Recently also our meeting was held 7th of this month in headquarters with the top level management. So for solving all reservation issues and also welfare of our members issues. So we are working for our community and members. Yes. Sir, how many difficulty in association welfare? You are ex-president BSNL Seva. We are facing lot of problem in BSNL because of Manuvadis and anti-unionist. We are fighting with them. They are more than dangerous to SC/ST community. सतबीर जी, आप दिल्ली से ही हैं और जिस तरीके से बीएसएनएल को प्राइवेट की तरफ ले जाया जा रहा है, तो इसमें अपने लोगों का कितने बड़े नुकसान है? सर, बीएसएनएल में प्राइवेट की तरफ ले जाना तो हमारे समाज को बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि नौकरी एक हमारा पेशा होता जी। और जैसे जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्राइवेट में जाएंगे वैसे वैसे रिजर्वेशन खत्म होता जाता, तो आगे हमारा कोई भी मतलब जैसे नेक्स्ट जनरेशन नौकरी में नहीं होगी, तो इसीलिए हमारा तो मतलब बहुत डाउन हो जाएगा। हम वापस चले जाएंगे जहाँ से हम शुरू हुए थे। तो इसीलिए प्राइवेट किया जाता डिपार्टमेंटों को, तो वहाँ की नौकरियां खत्म कर देते हैं, हमारे समाज की नौकरी खत्म हो जाती, SC/ST की नौकरी बिल्कुल खत्म हो जाती। सतबीर जी, माना जाता है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, प्राइवेट वर्कर काम करते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। सरकारी कर्मचारी काम करता है और उसमें ज्यादातर हमारे समाज के SC/ST के जो कर्मचारी BSNL में काम करते हैं वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। हमारे साथ जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, इनको काम की एवज में संचार श्री मिला हुआ है। इनका अपना ये वहाँ पे पांडिचेरी में SD हैं, इनको मतलब सर्वश्रेष्ठ काम करने का अवार्ड मिला हुआ है नागरकोइल में। और मुझे 2012 में मुझे भी मतलब सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जो संचार श्री, उसमें मेरा भी नाम आया था। और अभी काम के लिए ही CGM के अंडर में काम करता हूँ, तो उन्होंने भी मुझे प्रशस्ति पत्र दिया। हमारे जो एंडीराम साहब हैं, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, ये भी काम के बारे में, काम हमारा सर्वोपरि है। सब पहले हमारा BSNL में है, उसके बाद हम सेवा है। ओके सर, हमारे बीच में कोषाध्यक्ष जी हैं सर, ट्रेजरर सर। इस संस्था को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, संस्था को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो वो पैसा आप कहाँ से कलेक्ट करते हैं? I am Paneer Selvam, Finance Secretary CHQ. We are running the association collected from the subscription from the members, from salary. We are having good financial position now at time in Seva. We are serving for Seva peoples for his problems. Seva is going smoothly with the management for in all aspects. Thank you. एंडी राम जी, चलते चलते आपको BSNL, MTNL और समस्त कर्मचारी देख रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कर्मचारियों के लिए तो सबसे पहले सभी जानते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि विभाग के अंदर हमारी पहचान हमारे विभाग के सेहत से बहुत ताल्लुकात रखता है। तो सबसे पहले हमें अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना चाहिए। हमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है अपने BSNL MTNL के अंदर, वो हमें उस पर ध्यान देकर पूरे जुनून के साथ, जोश जुनून के साथ काम करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ स्पेशली मैं SC/ST एम्प्लॉइज़ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि SC/ST एम्प्लॉइज़ के ऊपर बाबा साहब का बहुत बड़ा कर्ज है।
ये हमारा एसोसिएशन एक एसोसिएशन सिंपल नहीं है, हमारा एक मिशन है, हमारा एक बाबा साहब का मोमेंट है, क्योंकि ये बाबा साहब का दिया हुआ प्लेटफॉर्म है। जब 1951 में हमने सुना है उन लोगों से जो कि बाबा साहब के समय थे और अभी भी हैं, उनका ये कहना है कि ये संगठन का निर्माण जो है बाबा साहब ने किया है जब वो लॉ मिनिस्टर थे। तो मेरा ये कहना है कि हमें अपने मिशन पे भी काम करना है, अपने समाज के लिए डेडिकेशन के साथ काम करना है। ये नहीं कि सिर्फ हम विभाग का काम करके ही हम रह जाएं, हमें समाज के काम के बारे में भी काम करना चाहिए। और जो भी बाबा साहब के मिशन को लेकर आगे ले जा रहे हैं, बाबा साहब के मिशन पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू गौतम जी, थैंक यू पीपल जी, थैंक यू।